इसके बाद 50B, दिस इज फॉर स्लम सेल। सेक्शन 50B इज फॉर स्लम सेल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थियरी है। ओके नाउ सी, पहले मैं स्लम सेल का मीनिंग बताऊंगा एंड फिर उसमें कंप्यूटेशन कैसे होता है बताऊंगा। तो सी, स्लम सेल का मीनिंग देखो, ड्राइंग देखना, ड्राइंग। अज्यूम एक बहुत बड़ी कंपनी एक्स लिमिटेड एंड इट हैज गॉट 3 डिविजन्स, डिवीजन पी, डिवीजन क्यू, डिवीजन आर। अब ये वाला डिवीजन है ना, अरे डिवीजन मतलब 3 लाइन ऑफ बिजनेस है, उसमें ये वाला डिवीजन है ना, एक्स लिमिटेड डज नॉट वांट टू कंटिन्यू एनी मोर। मतलब हो सकता है इस डिवीजन में इन लोग का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, लॉस में जा रहा है, जो भी रीजन है, तो उन लोग को ये डिवीजन पूरा बेचना है। तो उसके लिए दे हैव अप्रोच्ड एम लिमिटेड, वन डिफरेंट कंपनी, और उसको बोला कि ये हमारा धंधा हमको बेचना है, तो ये बेच रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए नेगोशिएशन हो रहा है। अरे जब भी सेल ऑफ बिजनेस होता है तो हम लोग उसके लिए प्राइस चार्ज करते हैं ना। तो हाउ डू यू प्राइस अ बिजनेस? अरे बिजनेस बेच रहा हूं मैं, पूरी कंपनी नहीं बिक रही है। कंपनी में डिवीजन पी और क्यू चलने वाला है, लेकिन डिवीजन आर है, जैसे मान लो कपड़े का कोई धंधा होगा, वो पूरा यूनिट हम लोग बेच रहे हैं। और कभी भी कोई बिजनेस बेचते हैं, उसका प्राइसिंग कैसे करते हैं? पीसी, परचेज कंसिडरेशन, इट इज बाय नेट एसेट्स मेथड। मीन्स हम लोग एक ही एसेट्स का वैल्यूएशन करते हैं। अरे डिवीजन आर को बेचना मतलब एक्चुअली क्या बेच रहे हैं? डिवीजन आर के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इसकी फैक्ट्रीज होगी, इसकी मशीन्स होंगी, इसके अंदर स्टॉक पड़ा होगा, सब एसेट्स एंड लाइबिलिटी हम लोग किसी को बेच रहे हैं ना। तो रियल लाइफ में क्या करते हैं हम लोग, इस यूनिट के जितने भी एसेट्स है, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, एक एक का हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। जैसे एट प्रेजेंट इन लोग के लैंड की मार्केट में ये वैल्यू है, और जो मशीनरी उसकी मार्केट में ये वैल्यू है। ऐसे हर एक एसेट की वैल्यू को जोड़ जोड़ के एंड फिर माइनस ऑल दी लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय एम लिमिटेड। ये सब माइनस करके हम लोग क्या डिसाइड करते हैं? परचेज कंसिडरेशन। बट इस तरह से एसेट वाइज प्राइसिंग करते हैं ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मैं वी डोंट डू एसेट वाइज प्राइसिंग। हम लोग सामने वाली पार्टी को क्या बोलेंगे कि हमारा डिवीजन आर लेके जाओ और आप 1 करोड़ रुपया दे दो। ऐसे 1 करोड़ लमसम अमाउंट कोट कर दिया, 1 करोड़ का ऐसे ही लमसम अमाउंट कोट कर दिया, विदाउट वैल्यूइंग ईच एंड एवरी एसेट इंडिविजुअली, एक लमसम प्राइस कोट कर दिया। और इस तरह से जब डील होती है लमसम प्राइस पे, तब उसको ले स्लम सेल। स्लम, लमसम, स्लम, लमसम, स्लम, लमसम। अरे स्लम सेल कब बोलते हैं? व्हेन बिजनेस को बेचा था, बट उसमें प्राइसिंग करते टाइम हमने एसेट वाइज प्राइसिंग नहीं किया था, एक लमसम फिगर कोट कर दिया था। अरे लमसम मतलब क्या है? इट इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट? एक एक को ऐड करो, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, डेटर्स, वेटर्स, एक एक को इंडिविजुअली ऐड किए बिगर, ऐसे लमसम प्राइस कोट कर दिया। और मैं लमसम प्राइस क्यों कोट कर पा रहा हूँ? मेरा धंधा यार, मुझे मालूम है इसका क्या वर्थ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये घड़ी में कितने टाइम से यूज करूं, मुझे मालूम है ये कितनी घिसी पिटी हुई है, कि अच्छी कंडीशन, बुरी, तो किसी को बेचूंगा तो आई कैन प्राइस ना। तो ये धंधे को मैं चला रहा हूँ, आई नो ये धंधा कितना बुरा है, अच्छा है, इसकी एसेट्स की वैल्यू क्या है, तो उतना तो जजमेंट होता है ना बिजनेसमैन लोग को। तो उन लोग ने लमसम प्राइस कोड कर दिया। बोले ऐसे कुछ भी रैंडम फिगर नहीं होता है, अपने को अपनी चीज का वर्थ पता है ना। तो इन लोग ने सिंगल लमसम प्राइस कोड कर दिया, और इस तरह से जब सेल होती है तो उसको बोलते स्लम सेल। तो इन शॉर्ट सी, बिजनेस की सेल 2 स्टाइल में होती है, एक एसेट वाइज प्राइसिंग और एक लमसम प्राइसिंग। एसेट वाइज प्राइसिंग में क्या होता है? दैट इज द नॉर्मल मेथड ऑफ सेल। उसमें बिजनेस के जितने भी एसेट्स है, हर एक एसेट का इंडिविजुअल वैल्यूएशन करते हैं। मतलब हर एसेट की मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है वो फाइंड आउट करके, इंडिविजुअल वैल्यूएशन करके सबकी टोटलिंग करते हैं। एंड फिर जो भी सामने वाला अपनी लाइबिलिटीज टेक ओवर कर रहा है, उसका उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। और क्रेडिट मतलब उस हद तक हम लोग प्राइस थोड़ा कम चार्ज करेंगे, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी वो चुकाएगा ना, तो उतना उसको लेस करके दिस मच अमाउंट विल कोट, बट इन एसेट वाइज प्राइसिंग। बट स्लम सेल में ये सब होता ही नहीं है, ये कुछ करते नहीं हम लोग। एक सिंगल प्राइस कोट कर दिया एंड दैट इज कॉल्ड स्लम सेल। बट पता है इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है? डील तो चुटकी में हो गई कि चलो ये सब लेके 1 करोड़ दे दो, कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करने में समस्या हो गई। अभी क्या प्रॉब्लम हो गई बताओ? कैपिटल गेन्स कंप्यूटेशन में तकलीफ आ रही है अभी। अरे डील करने वाले ने चुटकी में कर दी,
इसने बोला कि मैं सब 1 करोड़ में दे रहा हूं, तेरे को चाहिए, इसने हाँ भी बोल दिया, फटफट डील भी हो गई, 1 करोड़ का चेक मिल गया, खत्म। लेकिन कैपिटल गेन्स कंप्यूटेशन में भी दिक्कत आ जाएगी ना, क्योंकि सी हर एक एसेट का कैपिटल गेन्स में अलग अलग नहीं निकाल पाऊंगा अभी। अरे हर एक एसेट का इंडिविजुअल प्राइस ही नहीं पता। ये देखो स्लम सेल में ना ये सब क्वेश्चन मार्क है। लैंड कितने में बेचा, मशीन कितने में बेचा, बिल्डिंग कितने में बेचा, स्टॉक, डेटर्स, ये सब का अपने को प्राइस पता ही नहीं है। हमने लमसम 1 करोड़ चार्ज कर दिया, और 1 करोड़ कोट करते टाइम ऐसे मैंने मुंह से कुछ भी अमाउंट बक दिया यार, मैंने थोड़ी इन एसेट्स की वैल्यूएशन की थी। लेकिन कैपिटल गेन्स तो एसेट वाइज आता है, लैंड का अलग कैपिटल गेन्स निकालना पड़ेगा, मशीन का अलग निकालना पड़ेगा, बिल्डिंग का अलग निकालना पड़ेगा। चलो स्टॉक एंड डेटर्स में कैपिटल गेन्स नहीं आता है, लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस पे इफेक्ट आएगा, बराबर ना। स्टॉक ऑन डेटर्स का इफेक्ट किधर आएगा? अरे स्टॉक में कुछ कमती ज्यादा मिला तो इट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस, डेटर्स से कुछ कमती ज्यादा हुआ तो इट्स इनकम फ्रॉम बिजनेस। बट लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग का इफेक्ट तो कैपिटल गेन्स में आएगा ना। बट वो इंडिविजुअल कंप्यूटेशन करनी पड़ती है, और वो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमने प्राइस लमसम में कोट किया है। एक और मेरे को बताओ, लैंड का अगर कैपिटल गेन्स मुझे कंप्यूट करना होगा, अरे कैपिटल गेन कंप्यूट क्यों करना है? बेच दिया ना। अरे पूरा धंधा बेचा मतलब लैंड तो बिक ही गया। अब लैंड की कंप्यूटेशन एक बार फील करो, फॉर्मेट फील करो। फुल वैल्यू कंसिडरेशन में क्या लोगे? 1 करोड़। अरे 1 करोड़ तो पूरे धंधे का मिला है। तो जब लैंड की मैं कैपिटल गेन निकालूंगा तो एफईओसी में अटक जाऊंगा। हाँ चलो, लैंड की कॉस्ट मुझे पता है, 4 साल पहले लिया था, 6 साल पहले लिया था, कितने पे लिया था, तो कॉस्ट वॉस्ट तो आ जाएगा। लेकिन जब एफईओसी लेनी होगी तो मैं अटक जाऊंगा ना। सिमिलरली मशीनरी और बिल्डिंग का कैपिटल गेन्स कैसे निकालूंगा? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। सुनो एक एक वर्ड, एड परचेजेस, ऐसे क्यों बोल रहा हूं? मशीनरी एंड बिल्डिंग पे तो डेप्रिसिएशन आता है ना। तो बीइंग डेप्रिशिएबल एसेट द मोड ऑफ कंप्यूटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 50। तो जब मैं ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लूंगा तो मुझे पता है, हाँ मशीन बिल्डिंग का डब्ल्यूडीवी मुझे मालूम है। एड परचेज लेस सेल्स क्या? अरे फॉर्मेट में लेस सेल्स आता है ना, तो लेस सेल्स में सेल प्राइस क्या लूंगा? क्योंकि मुझे मशीन और बिल्डिंग की सेलिंग प्राइस पता ही नहीं है। 1 करोड़ तो पूरे धंधे का है, तो उधर भी अटक जाऊंगा। अरे ऐसे अटकाओ फील करो कि जब स्लम सेल होती है ना तो हम लोग हर एक एसेट का इंडिविजुअली कैपिटल गेन्स नहीं निकाल पाते। तो इसके लिए एक्ट में एक सेक्शन खोला है 50B, एंड दिस सेक्शन सेज टेंशन मत लो, आपने पूरा डील लमसम में किया है ना, तो एसेट वाइज कंप्यूटेशन करने का जरूरत ही नहीं है। ऐसा मान लो पूरा डिवीजन आर इज वन सिंगल एसेट। इनफैक्ट डिवीजन आर मतलब वो कोई धंधा है, और धंधे में 10 फैक्ट्रियां होगी, 50 मशीन होंगी। लेकिन ऐसा भूल जाओ, अज्यूम, बोल जल्दी, अज्यूम द होल बिजनेस इज वन सिंगल एसेट। क्योंकि तुमने प्राइस एक सिंगल में कोट कर दिया ना, तो कंप्यूटेशन भी सिंगल में ही रखते हैं। क्योंकि अगर एक एक एसेट का करने बैठेंगे तो पॉसिबल भी नहीं है। अरे मैंने तो खाली शॉर्ट में थोड़े बहुत एसेट्स दिए, रियल लाइफ में किसी धंधे को हमने बेचा है, उस धंधे की 6-7 फैक्ट्रीज होंगी, हर फैक्ट्री में 20-20 मशीन्स होंगी, तो फिर एक एक का कैपिटल गेन्स करना तो मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए लॉ ने बोला फिर जाने दो ना, क्यों लोड लेने का है। आपने पूरा लमसम में डील किया ना, तो कैपिटल गेन्स कंप्यूट करते रहे, ऐसा मानो कि पूरा बिजनेस इज वन सिंगल एसेट, और एक सिंगल कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। और वो कैसे होगी इधर बता रहा हूं। तो सी इन दिस कंप्यूटेशन आई विल अज्यूम डिवीजन, क्या बोलो, डिवीजन आर एज वन सिंगल कैपिटल एसेट। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट आर, डिवीजन आर, अंडरटेकिंग भी बोलते। क्या बोलते हैं? अंडरटेकिंग। अरे हमेशा कोई पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस होता है ना, उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इट्स माय डिवीजन, यूनिट, अंडरटेकिंग। तो अपना ये जो अंडरटेकिंग आ रहे हैं ना, इसको पूरे को एक सिंगल एसेट ही मानो। तो बस सिंगल एसेट मान के उसका सिंगल कंप्यूटेशन करेंगे। तो बताओ पहले, अभी सिंपल हो जाएगा। एफपीओसी में क्या आएगा? एफईओसी मतलब फुल वैल्यू कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। तो अपना डिवीजन आर गया, लेकिन बदले में क्या मिला? 1 करोड़। ये देखो इधर ड्राइंग कंप्लीट कर देता हूं। अपने को लमसम
प्राइस के फॉर्म में 1 करोड़ रुपया मिला है, तो 1 करोड़ एम लिमिटेड से अपने को मिल रहा है, ये देखो एरो फील मिल रहा है, तो ये अपनी कंसिडरेशन हो गई ना, तो इधर 1 करोड़ आ जाएगा लमसम प्राइस। एंड फिर आगे के फिगर्स बताओ, लेस ट्रांसफर एक्सपेंस नहीं है, नेट कंसिडरेशन 1 करोड़, एंड फिर शॉर्ट टर्म होता है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लॉन्ग टर्म होता है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट टेल मी ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे डिसाइड होगा? अरे शॉर्ट लॉन्ग एसेट की लाइफ होती है ना, तो इधर एसेट हम किसको मान रहे हैं? पूरे डिवीजन आर को एसेट मान रहे हैं ना, तो अपने को बिजनेस की लाइफ देखनी है। और बिजनेस की लाइफ कैसे मालूम पड़ती है? बिजनेस स्टार्ट कब किया था, बिजनेस बेचा कब। इधर कितने लोग मालूम क्लास में आंसर देते हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अरे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कंपनी पैदा हुई थी, और कंपनी पैदा होते ही डिवीजन आर थोड़ी चालू होगी की होगी। हो सकता है कंपनी जब फॉर्म हुई थी उन लोग का डिवीजन पी था खाली, फिर बाद में डिवीजन क्यों आया होगा, फिर आ रहा होगा। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलना वुड बी रॉन्ग। ये क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे क्रिएटिविटी नहीं हो रही मेरे माइंड में, मैंने पुराने बैचेस में स्टूडेंट लोगों से सुना हुआ है। नॉट द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन डेट पे कंपनी फॉर्म हुई थी, लेकिन कंपनी फॉर्म होते ही तुरंत बिजनेस आर थोड़ी शुरू की होगी। तो वी हैव टू प्रिसाइसली सी आर वाला बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था, एंड फिर उसको बेच कब रहे, बेच तो अभी रहे ना। तो इंग्लिश में सुनो, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आर अप टू द डेट ऑफ सेल ऑफ बिजनेस आर। तो लेट्स अज्यूम ये बिजनेस हम लोग पिछले 20 साल से चला रहे, 20 साल से चला रहे, अभी फ्रस्ट्रेशन में उसको बेच रहे हैं। एक सेकंड वेट, हाँ मैं आगे बढ़ू उसके पहले क्लियर कर दे, तो डीमर्जर नहीं है, मेरी ड्राइंग डीमर्जर से मिलती जुलती लग रही है। डीमर्जर क्यों नहीं बताओ? डीमर्जर में हम लोग इस यूनिट को फेंक नहीं रहे, उसको अलग कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इधर तो मैं डिवीजन आर से फ्रस्ट्रेट होकर उसको बेचने के, पिंड छुड़ाना, इसको लेके जाओ, नहीं चाहिए लेके जाओ, पैसा दे दो मेरे को, ये सेल है। डीमर्जर होता ना ये, तो क्या करते हैं मैं, हम लोग इस यूनिट को अलग करके एक न्यू कंपनी फॉर्म कर देते। आर है ना, तो आर लिमिटेड, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, उसमें तो कैपिटल गेन्स ही नहीं आता है। सेक्शन 47 की लिस्ट में था ना डीमर्जर यार, तो अगर डीमर्जर होता तो कैपिटल गेन्स आता ही नहीं है, तो वो माइंड से निकाल दो अगर माइंड में वो चल रहा होगा तो। अपनी ड्राइंग डीमर्जर जैसी है, लेकिन तुम लोग गौर करना ये क्या है, सोल्ड लिखा है, मतलब हमने डिवीजन आर को स्प्लिट करके न्यू कंपनी बनाया कि बेच दिया है? बेच दिया ना। सी डीमर्जर होता है तो क्या होता है में, वो यूनिट एक नई कंपनी बनती है और उसमें अपने कुछ पैसा वैसा नहीं मिलता है, उस यूनिट में अपने ही शेयर होल्डर सब शेयर होल्डर बन जाते हैं। अरे अपने ही शेयर होल्डर उस कंपनी में नए शेयर होल्डर बन जाते हैं बस। बाकी इधर तो क्या बकायदा रोकड़े पैसे मिल रहे हैं। डिवीजन आर गया, यू आर गेटिंग 1 करोड़, तो इसको डीमर्जर से मिक्स मत करना। इट्स नॉट डीमर्जर, इट्स प्योर सेल ऑफ बिजनेस, और सेल भी इन स्लम सेल स्टाइल। व्हाट आर टू स्टाइल्स ऑफ सेल? एक एसेट वाइज प्राइसिंग होता है और एक स्लम सेल होता है। ये स्लम सेल वाला सेल है, बट डीमर्जर नहीं है। माइंड में ऐसे रखो, नहीं देखो डीमर्जर सेल, डीमर्जर में तो कैपिटल गेन ही नहीं आता है। सेल दो तरह की होती है, एसेट वाइज प्राइसिंग, स्लम सेल। तो ये स्लम सेल सिखा रहा हूं। एसेट वाइज प्राइसिंग क्यों नहीं सिखाना होता ना मैं, मेरे को बताओ, इधर मैंने एसेट वाइज वैल्यूएशन करके बेचा होता तो तकलीफ क्या थी? लैंड को जो पर्टिकुलर प्राइस में बेचा है वो उसका एफईओसी, अरे फिर तो हर एक का अलग 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 कैपिटल गेन्स निकाल पाता। अगर मैंने एसेट वाइज प्राइसिंग किया होता, इसको अकाउंट्स में हम लोग क्या बोलते हैं, नेट एसेट्स मेथड। इंडिविजुअल एसेट्स की वैल्यू को जोड़ो, फिर लायबिलिटीज माइनस करो। तो अगर एसेट वाइज प्राइसिंग किया होता ना, तो दिक्कत ही क्या थी? उसके लिए सेक्शन भी नहीं खोला एक्ट में कुछ। एक्ट बोलेगा ठीक है ना, एसेट वाइज प्राइसिंग की है तो हर एक एसेट का कैपिटल गेन निकाल लो। हाँ, कैपिटल गेन भी खाली इन तीनों का आएगा। स्टॉक एंड डेटर्स, क्रेडिटर्स से कुछ कमी पेशी हो गई तो बिजनेस में एडजस्ट हो जाएगा, बट वो एसेट वाइज हुआ तो। और वो भी सिखा नहीं रहा हूं मैं, अभी क्या सिखा रहा हूं, स्लम सेल। और स्लम सेल ही सीखने लायक है कि स्लम सेल में हम लोग हर एसेट की इंडिविजुअल कैपिटल गेन नहीं निकाल पा रहे, तो लॉ ने बोला कि ऐसा मान लो
कि पूरा धंधा एक सिंगल एसेट है, उसकी सिंगल कंप्यूटेशन चल रही है। हाँ, तो हम लोग किधर थे? अचानक मैं भटक गया था, डीमर्जर से मिक्स मत करना बताने के लिए। तो हम लोग इधर थे, शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि ये धंधा हम लोग पिछले 20 साल से चला रहे और अभी फ्रस्ट्रेट होकर इसको बेच रहे। तो 20 साल मतलब इट्स मोर देन 3 इयर्स, तो इट विल बी लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म है तो ये देखो, ये सब कट करना पड़ेगा ना। अब लिखेंगे हम लोग इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इधर लिखते हैं ना इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अरे लॉन्ग टर्म ऐसा ही लिखते हैं ना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन स्लम सेल में सुनो, इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है। स्लम सेल में इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है अभी नहीं बता पाऊंगा, ये पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा फिर ही तुमको लॉजिक बता पाऊंगा। अभी एज अ रूल याद रखोगे, स्लम सेल के कंप्यूटेशन में इंडेक्सेशन इज नॉट अलाउड। तभी तो पता है मैंने कैसा अज्यूम किया, जानबूझ के लॉन्ग टर्म बनाया। समझो मेरी फीलिंग कि धंधा मैं 20 साल से चला रहा हूं, अब जाके बेच रहा हूं, मुझे जानबूझ के लॉन्ग टर्म बनाना था ताकि इंडेक्स की बात उठे एंड फिर मैं बता पाऊं नहीं मिलेगा इंडेक्सेशन। लेकिन अभी भी मैंने रीजन नहीं बताया, रीजन पूरी कंप्यूटेशन होने के बाद बताऊंगा। तब तक तुम लोग भी माइंड में सोचना कि व्हाई इंडेक्सेशन इज नॉट अलाउड, बट आई विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम। तो एक बार इंडेक्स का पीछा छोड़ो, कॉस्ट का फैसला करो। ये क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी कॉस्ट क्या आएगी? अरे कॉस्ट लिखते रहे, अपना माइंड में क्या होता है, हम लोग जो चीज बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट देखते हैं ना। जैसे आज मैं इसको बेचूंगा तो इसकी कॉस्ट लिखूंगा, लेकिन इधर मैं क्या बेच रहा हूं? इधर मैं बिजनेस बेच रहा हूं, तो बिजनेस की कॉस्ट क्या होगी? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो इधर बिजनेस की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए एक्ट में बोला है यू हैव टू कंप्यूट समथिंग कॉल्ड नेट वर्थ। इधर नेट वर्थ को ऐसा फील करो कि हमारे धंधे का वर्थ क्या था। वर्थ मतलब उसकी कीमत क्या थी। मिला तो 1 करोड़ है, मिला तो 1 करोड़ है, लेकिन उसका वर्थ क्या था? जैसे मान लो इसका वर्थ निकला 70 लाख, तो फिर फीलिंग क्या आएगी कि हमारे धंधे का वर्थ, फील द वर्ड वर्थ, हमारे धंधे का वर्थ 70 लाख था, उसके लिए 1 करोड़ मिला, वाओ प्रॉफिट हो गया। तो इधर अपने को अपने बिजनेस का नेट वर्थ लिखना है। वर्थ, वर्थ मतलब उसकी कीमत, उसकी वैल्यू क्या थी, तो वो अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके लिए अपने जब सम सॉल्व करेंगे ना, एक बाकायदा वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। और वो देखो कैसे होता है, लुक हियर। नेटवर्थ कंप्यूटेशन के लिए बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, इन 3 चीज को छोड़ दो, बाकी ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज विल बी कॉल्ड नेटवर्थ। क्या क्या छोड़ना है? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड एसेट साइड में होता है ना मिसलेनियस एक्सपेंडिचर लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, डेबिट बैलेंस एंड पीएनएल। तो वो सब चीजों को छोड़ दो, बाकी सब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। और सुनो, एट बुक वैल्यू, सब कुछ बुक वैल्यू, 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 एक्सेप्ट डेप्रिशिएबल एसेट्स होगा ना, तो डब्ल्यूडीवी एज पर टैक्स। क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट में जो बुकिश वैल्यू होगी ना, वो अकाउंटिंग डेप्रिशिएशन के स्टाइल में निकाली होगी, लेकिन हम अकाउंट्स के डेप्रिशिएशन को भाव नहीं देते। वी रिस्पेक्ट डेप्रिशिएशन एज पर टैक्स। तो लॉ ने क्या बोला है, बैलेंस शीट में जो आंकड़े हैं ना, उन्हीं आंकड़ों से नेटवर्थ ले लो। लेकिन क्या, लेकिन डेप्रिशिएबल एसेट्स में हम लोग आपका बैलेंस शीट फिगर पे रिलाय नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बैलेंस शीट में जो डेप्रिशिएशन कंसिडर किया होगा वो अकाउंटिंग स्टाइल में किया होगा, और हम तो अकाउंट्स वाले डेप्रिशिएशन को मानते ही नहीं है। तो इसलिए इधर जो भी बोलो ना, वर्ड क्या था, डेप्रिशिएबल एसेट्स होंगे, उसका डब्ल्यूडीवी शुड बी टेकन एज पर टैक्स। और वो इन लोग ना क्वेश्चन में नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में रेडीमेड देते कि डब्ल्यूडीवी एज पर टैक्स इज सो एंड सो। तो मतलब इन शॉर्ट ऐसे याद रखो ना, इधर है ना डेप्रिशिएबल एसेट्स होंगे और अदर एसेट्स होंगे।
और लाइबिलिटीज में इधर सब आउटसाइड लाइबिलिटीज, बराबर लिखा ना आउटसाइड। अरे शेयर कैपिटल रिजर्व से सरप्लस को छोड़ दिया, ये तो शेयर होल्डर्स के फंड्स हो गए ना, तो बाकी सब आउटसाइड लाइबिलिटीज हो गई। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज में मैं क्या लिख लूंगा, सबकी बुक वैल्यू लूंगा। अदर एसेट्स में भी बुक वैल्यू, लेकिन डेप्रिशिएबल एसेट्स में WDV एज पर इनकम टैक्स। तो इधर लिख दे दो, देखो WDV एज पर, बोलो इनकम टैक्स। एक्चुअल बैलेंस शीट में भी WDV ही होगी, लेकिन वो WDV एज पर अकाउंट्स होंगी ना, वो मत लेना। अपने को WDV एज पर इनकम टैक्स लेना, जो अपने को बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में इन लोग देते। नहीं दिया तो फाइंड भी करना पड़ सकता है। फाइंड कैसे करना है वो सब मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन फिलहाल तुम लोग माइंड को ट्यून ऐसे करो कि इधर बैलेंस शीट में जो फिगर्स देंगे वो नहीं लेंगे। वी वांट WDV एज पर इनकम टैक्स। और व्हाट अबाउट अदर एसेट्स, इसका तो बुक वैल्यू ही लेना है, और इधर आउटसाइड लायबिलिटीज का भी बुक वैल्यू। ये क्या कर क्या रहा हूं मैं, नेटवर्थ निकाल रहा हूं। तो देखो फॉर्मूला बन गया, WDV ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट एज पर इनकम टैक्स, बुक वैल्यू ऑफ ऑल अदर एसेट्स माइनस बुक वैल्यू आउटसाइड लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेटवर्थ। एक्चुअली एक्ट में ऐसा फॉर्मेट के फॉर्म में दिया है, लेकिन मैंने तुमको बैलेंस शीट के वे में एक्सप्लेन किया तो इजी होता है विजुअलाइज करना। तो ये बैलेंस शीट ही बेस्ट विजुअलाइज करो ना, ये प्लस ये माइनस ये इज इक्वल टू नेटवर्थ। अब सुनो, लेट्स अज्यूम ये सब करके अपना नेटवर्थ कुछ 80 लाख आ रहा है। अरे ऐसे मैं रैंडमली अज्यूम करो 80 लाख आया। एक से मेरे इस एग्जांपल में बताओ ना कैसे करेंगे। मान लो ये सब बैलेंस शीट में दिया तो क्या करते, लैंड इज व्हाट, लैंड इज डेप्रिशिएबल के अदर एसेट, तो उसका बुक वैल्यू ले लूंगा। व्हाट अबाउट मशीनरी इन बिल्डिंग, मशीनरी बिल्डिंग पे तो डेप्रिशिएशन आता है ना, तो इसका मैं WDV एज पर इनकम टैक्स लूंगा। सी क्वेश्चन मार्क मतलब उनकी प्राइस अपने को पता नहीं है, लेकिन उनकी बुक वैल्यू WDV तो अपने को मालूम ही है ना। वी डोंट नो कि कितने में बेचा इन्हें। तो ये क्वेश्चन मार्क के मत ध्यान देना। क्वेश्चन मार्क तो मैंने किसके लिए किया था कि इसकी सेलिंग प्राइस अपने को पता नहीं है, लेकिन इनकी कॉस्टिंग बुक वैल्यूज वगैरह तो पता ही है ना। और अभी हम लोग कॉस्ट के अंदर घुसे हुए नेटवर्थ के लिए। तो टेल मी, इसका तो बुक वैल्यू लूंगा, इन दोनों का WDV एज पर टैक्स, और ये क्या है, स्टॉक डेटा इधर अदर एसेट्स हो गए, इसकी बुक वैल्यू इनको भी लेना पड़ेगा। अरे कितने लोगों को अचानक ब्लैकआउट हो जाता है, अरे डेटर्स को क्यों ले रहे कैपिटल गेन्स में। अरे हम लोग ये भूल चुके कि डेटर स्टॉक क्या है। वी आर व्यूइंग द होल बिजनेस एज वन सिंगल एसेट, तो उसमें पता है इन सबको लेना पड़ेगा। अरे जबकि ये लोग कैपिटल गेन्स के कैरेक्टर्स लोग नहीं है। कौन लोग, डेटर स्टॉक, अरे इनफैक्ट प्रीपेड एक्सपेंस, लोन से एडवांस सब लेना पड़ेगा। क्योंकि सी, हमने जो 1 करोड़ का प्राइस चार्ज किया है ये तो सभी के लिए किया है ना। तो जब प्राइस में हमने सबके लिए चार्ज किया है तो कॉस्ट में भी सब एसेट आके बैठेंगे ना। अरे अचानक हम लोग सम सॉल्व कर रहे होते हैं ना, अचानक माइंड अटक जाता है। अरे प्रीपेड एक्सपेंस, बिल्स रिसीवेबल, ये सब क्यों ले रहा हूं मैं, इन पे थोड़ी कैपिटल गेन आता है। तो तुम लोग एसेट वाइज क्यों सोच रहे हो। स्लम सेल में अपने एसेट वाइज सोचते कि बिजनेस वाइज, बिजनेस पूरे बिजनेस को एक चीज मानी है। और जब हमने 1 करोड़ की प्राइस पूरे बिजनेस की चार्ज की है तो बिजनेस का एको एक एसेट नेटवर्थ में शामिल होगा, सिवाय मिसलिनियस एक्सपेंडिचर जो एसेट्स ही नहीं है और ये लाइबिलिटीज ही नहीं है। बाकी सब कुछ लेना है बैलेंस शीट में, ईच एंड एवरीथिंग। तो इन शॉर्ट ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अचानक कभी कभी डाउट आ जाता है कि क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस दिया है तो वो क्यों ले रहा हूं, क्यों नहीं लेगा, सब लेना पड़ेगा। क्योंकि इधर एसेट वाइज सोच लगा ही मत, इधर पूरे धंधे को एक वस्तु मान रहे और धंधे की एक को एक चीज नेटवर्थ में शामिल होगी। क्योंकि हमने प्राइस भी सबके लिए मांगा है, ऐसे गिने चुने एसेट्स का नहीं, पूरे धंधे का प्राइस मांगा है। तो नेटवर्थ में भी धंधे की सब चीज आएगी। ओके, नाउ अज्यूम करो 80 लाख आ गया, तो इसका आंसर क्या आया, 20 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। नाउ टेल मी, इसमें इंडेक्सेशन क्यों नहीं मिल रहा है। इंडेक्सेशन नहीं मिल रहा है वो अच्छी बात है कि बुरी बात है, बुरी बात है। बुरा क्या लग रहा है, अरे इंडेक्स में कितना मजा आता है, कॉस्ट इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर, नीचे परचेज, ऊपर बड़ा अमाउंट होता है न्यूमरेटर में, नीचे छोटा होता है। तो वो इंडेक्स करके कॉस्ट अपनी थोड़ी बड़ी हो जाती है और बड़ा डिडक्शन मिलता है तो गेन कम हो जाता है।
तो इंडेक्सेशन में मजा तो आता ही है, लेकिन इधर नहीं मिल रहा है तो बुरी बात है। क्यों नहीं? पहले तुम लोग ये फील किए कि नहीं, इधर मान लो 20 एसेट्स की लिस्ट में जोड़ रहा हूं, तो 20 में से चलो तुमको लग रहा है 15 एसेट्स इंडेक्स के काबिल नहीं है। काबिल नहीं मतलब कौन से? स्टॉक एंड डेटर्स पे थोड़ी इंडेक्सेशन होता है, और ये डेप्रिशिएबल एसेट्स पे थोड़ी इंडेक्सेशन होता है, तो जोड़ देना मत ले। लेकिन उन 20 एसेट्स में अगर 5-10 लैंड्स होंगे, लैंड इन भोपाल, लैंड इन गुड़गांव, लैंड इन नोएडा, धंधा फैला हुआ अपना कंट्री में, तो लैंड के ऊपर तो इंडेक्सेशन मिलता है। और लैंड के अलावा बैलेंस शीट में और इधर बताओ क्या होता है? इन्वेस्टमेंट आइटम्स होती है। तो जिनका इंडेक्सेशन मिल सकता है उसका तो देना चाहिए ना। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने बोला जा नहीं देने का। बोल क्या करना है? क्योंकि तुझे ऑलरेडी अनड्यू एडवांटेज मिला है कि तुझे है ना पूरा लॉन्ग टर्म की तरह टैक्स मार रहे। आज अगर हम लोग एसेट वाइज कैपिटल गेन्स निकालते हैं ना, अब 2 मिनट रुक जा तो सोचो, थोड़ा हिंट दे दिया मैंने, पूरी बात नहीं बोली। आई वॉन्ट यू टू स्टिल थिंक एंड गिव इट अ ट्राई। बोलते बोलते रुक गया क्योंकि मैं चाहता हूं तुम थोड़ा सोचो। अरे इधर एडवांटेज मिला स्लम से, मालूम है? नहीं, ऑलवेज लॉन्ग टर्म तो मत बोलो, ऑलवेज लॉन्ग टर्म। शॉर्ट लॉन्ग कैसे डिसाइड कर दे? बिजनेस की लाइफ से। तो ये बिजनेस की लाइफ 3 साल से ज्यादा है, तो 3 साल से ज्यादा क्या है, अपने को लॉन्ग टर्म का टैग मिल गया। और लॉन्ग टर्म के टैग में सुकून क्या? ओनली 20% टैक्स। अरे इसमें सिर्फ 20% टैक्स हो रहा है, इसके लिए ग्रेटफुल फील कर। मतलब लॉ ऐसा बोल रहा है कि भाई अगर हमने पूरा बिजनेस को एक एसेट ना मान के एक एक एसेट के अकेले अकेले कैलकुलेशन की होती तो मालूम है तेरी हालत हो जाती। क्या हालत होती बताओ? मशीनरी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। अरे मशीनरी बिल्डिंग डेप्रिशिएबल एसेट है ना, और डेप्रिशिएबल एसेट में ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऐड परचेज लेस सेल्स करते, और उसमें द रिजल्टिंग गेन इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। स्टॉक एंड डेटर्स किधर जाता है? इनकम फ्रॉम बिजनेस में, और इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी पूरा 30% टैक्स आता है। अरे बिजनेस का अपना कहा जाता है टैक्स कैलकुलेशन में? सटक लटक लटक विनिंग्स बैलेंस भी आता है। अरे मतलब सोचो कि अगर हर एसेट की अलग अलग कंप्यूटेशन की होती तो अपने टैक्स में बैंड बच जाती ना। कैसे बैंड बचती बताओ? इन दोनों का इनकम कहाँ जाता? बिजनेस के हेड में। अरे इंडिविजुअली करते तो करना नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट लोगों को एहसास दिला रही है कि भाइयों तथा बहनों फील करो। अगर इनकम में इंडिविजुअली निकालता ना स्टॉक एंड डेटर्स का, तो बिजनेस के हेड में आता है ना। और बिजनेस के हेड में तो टैक्स कितना आता है? पूरा 30%। एक बार 30% रेट पकड़ रहा हूं मैं, नॉर्मल कंपनीज का रेट। और बिल्डिंग और मशीनरी तो डेप्रिशिएबल है। तो इवन दो कैपिटल गेन बट वो ऑलवेज शॉर्ट टर्म है। और शॉर्ट टर्म पे रेट कितना आता है? सटक लटक लटक विनिंग बैलेंस। अरे वो फर्स्ट कॉलम में सटक जी कौन सा आता है? 111 है, वो तो शेयर्स का होता है ना। सादा शॉर्ट टर्म तो बैलेंस में आता है, और उसमें डिपेंडिंग अपॉन असेसी, और कॉर्पोरेट्स का तो 30% टैक्स है, तो कोई भी 25% भी है। अरे सादा शॉर्ट टर्म लास्ट कॉलम में जाता है अपने। वो 15% टैक्स रेट शॉर्ट टर्म में कब आता है? व्हेन इट इज ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो मतलब ये दोनों इनकम फ्रॉम बिजनेस पे आता तो पूरा 30% टैक्स आता। ये दोनों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होने के कारण पूरा 30% टैक्स आता। इनफैक्ट मैं बोलता हूं ना, लैंड भी शॉर्ट टर्म हो सकता था। धंधा मेरा 20 साल पुराना है, लेकिन लैंड मैंने 6 महीने पहले लिया था। कोइंसिडेंस के लैंड मैंने जस्ट 6 महीने पहले लिया था। पॉसिबल है ना? धंधा होने तो 20 साल पुराना, लेकिन इस 20 साल जूने धंधे में लैंड अभी अभी आया था। तो सोचो लैंड भी अभी अभी आया होता, एक बार फील करो ना, 6 महीने पहले। तो 6 महीने पहले लैंड को बेचते हैं तो इंडिविजुअल तो उसका शॉर्ट टर्म ही आता। मतलब सोच सब शॉर्ट टर्म हो सकता था, और शॉर्ट टर्म में नानी याद आ जाती। क्यों? टैक्स कितना था? 30%। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोल रही? शुक्र मान कि हमने हर एक एसेट को इंडिविजुअल झाक झाक के देखा नहीं, हमने एक ब्रॉडर व्यू लिया। धंधा 20 साल पुराना है, और 20 साल पुराने धंधे को 20 साल की लाइफ कंसिडर करके उसको लॉन्ग का खिताब दे दिया। और लॉन्ग के खिताब में आपको मजा क्या आया? टैक्स खाली 20%। तो अभी एक फायदा मिला है
तो इंडेक्स नहीं मिला उसका बुरा मत मानाओ, उसका शौक मत मानाओ कि इंडेक्स क्यों नहीं मिल रहा है। अरे इंडेक्स नहीं मिल रहा है वो देख रहा है, तो फायदा क्या मिला वो नहीं देख रहा है। सी पब्लिक तो खाली जो नहीं मिलता उसको डिसरिस्पेक्ट करती है, इंडेक्स नहीं मिला, इंडेक्स अरे इंडेक्स नहीं मिला ठीक है, अरे इंडेक्स पे बुरा लगता है ना नहीं मिला तो, लेकिन बुरा लगाने के पहले ना अच्छा ज्यादा लगा तू। किस बात का अच्छा लगा कि हाँ गवर्नमेंट ने एक एक एसेट के अंदर अंदर झांक झांक के देखा ही नहीं। अरे झांक के मैंने दिखाया ना तुम लोग को, झांक के देखते तो क्या होता, ये दोनों बिजनेस इनकम के कैरेक्टर से जिसपे टैक्स 30% जितना पूरा आता है, ये शॉर्ट टर्म के केदार है, और ये लैंड भी शायद शॉर्ट टर्म बन जावे, लॉन्ग भी हो सकता था, लॉन्ग होता तो इंडेक्स मिलता है, लेकिन शॉर्ट भी तो हो सकता था, और अगर शॉर्ट 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 होता तो टैक्स वुड हैव बीन 30%, बट एज अगेंस्ट 30% यू हैव टू पे ओनली 20% टैक्स। तो एक फायदा है तो नुकसान झेलना पड़ेगा कि दोस्त इंडेक्स विंडेक्स नहीं मिलेगा, और पता है फायदा ही ज्यादा होगा क्योंकि धंधे में मेजॉरिटी एसेट्स आर डेप्रिशिएबल। जैसे मेरे पास जो दोनों, मेरे बिजनेस को देख लो ना, मेरे बिजनेस को देख लो, मेरे पास तुमको अभी एट दिस मोमेंट क्लास में क्या दिख रहा है, बेंचेस दिख रहे हैं, कंप्यूटर्स दिख रहा है, एसी दिख रहा है, कैमरा, सब डेप्रिशिएबल है। और वैसे भी डेप्रिशिएबल एसेट का मैं कैपिटल गेन निकालू ना, अरे तो कैसे आता है, ओपनिंग डब्ल्यूडी एड परचेज लेस सेल, उसमें शॉर्ट टर्म ही आता है, और शॉर्ट टर्म में तो रेट भारी आता है ना टैक्स का। लेकिन इधर गवर्नमेंट ने पूरे बिजनेस की एक अलग चीज मानी, और बिजनेस अपना 20 साल पुराना क्या हो गया, तो अपने को लॉन्ग टर्म के कारण टैक्स खाली 20% आया। तो ये एडवांटेज है स्लम सेल का। बॉस लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं, लोग जब धंधा बेचते हैं ना, उनके माइंड में यही चल रहा होता है कैसे बेचे, स्लम सेल करे के एसेट वाइज प्राइसिंग करे, बोलना ही नहीं आता शिट। धंधा बेचने वाला हमेशा दुविधा में होता है, कैसे बेचूं, कैसे बेचना तो है लेकिन कैसे, और उन लोग के माइंड में अमाउंट भी नक्की होता है, बेच के मेरे को 1 करोड़ चाहिए, लेकिन मैं दिखाऊं कैसे, स्लम करके बेचा ऐसे दिखाऊं कि एसेट वाइज प्राइसिंग करके दिखाऊं। सी मैं यही 1 करोड़ की डील है ना, ऐसा एग्रीमेंट बना सकता था एसेट वाइज वाला। अरे बिजनेसमैन को क्या है, जैसे आज मैं बिजनेसमैन, तो मैं अपने चार्टेड को बोलाऊंगा, ये चार्टेड तेरे को बहुत आता है ना, बहुत रिवाइज इनकम किया ना इधर, उसको बोलूंगा देख मेरे को धंधा बेचना है मेरा, देखो बिजनेसमैन लोग कैसे बात करते हैं, मेरे को 1 करोड़ रुपया चाहिए, अब तू बोल मैं कैसे दिखाऊं, सुना है वो कुछ स्लम सेल बिम सेल होता है वो, तो इधर सीए को काम पे लगा दिया कि 1 करोड़ रुपया चाहिए, वो तो कॉमन है, लेकिन वो 1 करोड़ अपने स्लम सेल की डील हुई ऐसे बतावे के एसेट वाइज। तो टेल मी एक चार्टेड अकाउंटेंट कैसे डिसाइड करेगा, बताओ, दोनों वे में कैलकुलेट करेगा। अरे एग्जाम में ऐसा आएगा, लेकिन एक बार बता दो ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोनों में कॉमन क्या है, अपना क्लाइंट क्या चाहता है कि मुझे 1 करोड़ मिलना चाहिए सामने वाली पार्टी से, अब आप बताओ मैं इसको स्लम सेल जैसा बताऊं, सी एक्चुअली कैसे बताना मेरी मर्जी है ना, आई कैन शो आई हैव डन स्लम सेल, और मैं ऐसे ही बता सकता हूं कि मैंने एसेट वाइज प्राइसिंग किया, एसेट वाइज कुछ भी लगा दूंगा, ये 20 पे बेचा, ये 10 पे बेचा, ये इतने बेचा, 1 करोड़ आ गया बस। तो सीए लोग कैसे डिसाइड करते, प्लीज बताओ ना, बात करो, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। हाँ दोनों मेथड में टैक्स लायबिलिटी निकालना पड़ेगा वेर एवर द टैक्स लायबिलिटी इज लीस्ट, लेकिन अगर मोटा मोटी कैलकुलेशन बताओ ना, स्लम सेल में कैसे करना पड़ेगा ये स्टाइल में, उसका तो चलो आंसर आ गया, लेकिन उसको एक और वर्किंग करके देखनी पड़ेगी एसेट वाइज। तो सी उसमें लैंड का अलग कैपिटल गेन करेंगे, एफईओसी, लेकिन एफईओसी में अमाउंट क्या लेना है, वो क्लाइंट सप्लाई करेगा, बोलेगा ना चलो लैंड का इतना दिखा दो, तो लैंड का एक अलग, अरे अपने को 1 करोड़ टोटल चार्ज करना मालूम है, ये तो अपने इंटरनली प्लान कर सकते हैं ना यार, लेकिन थोड़ा रैशनल बेसिस पे करना पड़ेगा, लैंड का इतना, मशीन का इतना, बिल्डिंग का इतना, तो लैंड का अलग कैपिटल गेन्स निकालेंगे, और उसमें इंडेक्स भी मिलेगा, अज्यूमिंग पुराना लैंड है, अज्यूमिंग लैंड पुराना है तो उसका इंडेक्स विंडेक्स लेके कंप्यूटेशन करेंगे, और उस पर टैक्स खाली 20% आएगा। ये दोनों का शॉर्ट टर्म है तो 30% टैक्स आ जाएगा, आई एम अज्यूमिंग 30%, नहीं तो 25% भी आता है कंपनीज को, फिर इसका बिजनेस इनकम पूरा 30% टैक्स, तो एक ये कैलकुलेशन होगा। अरे क्रेडिटर्स का भी होता है ना, क्रेडिटर्स अगर 100 का है 80 में सेटल हो गया तो 20 रुपए का डिस्काउंट मिला ना, बट मोस्टली क्या लाइबिलिटीज दे आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू ओनली, तो उसमें कुछ प्रॉफिट लॉस क्रिएट नहीं होगा।
अरे मतलब एक एक एसेट का इंडिविजुअल इवैल्यूएशन करके कंप्यूटेशन होगी एंड फिर उस पर टैक्स निकलेगा और स्लम सेल में टैक्स निकलेगा एंड विच एवर टैक्स इज लेस। इस तरह से रियल लाइफ में प्लानिंग होती है एंड फिर इन लोग डील क्रैक करते हैं। स्लम सेल वाली वर्किंग में एडवांटेज क्या होगा कि लॉन्ग होगा तो 20% टैक्स ही आएगा लेकिन इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। और एसेट वाइज में फायदा क्या होगा, जो जो एसेट्स इंडेक्स के काबिल है उनको अपना इंडेक्सेशन का सुकून मिल जाएगा। लेकिन नुकसान क्या है, शॉर्ट टर्म होगा तो 30% टैक्स भी आ जाएगा। वैसे दोनों मेथड से रियल लाइफ में कंप्यूटेशन होती है। आज तक ऐसा इन लोगों ने एग्जाम में सम डाला नहीं है, लेकिन कोई भरोसा नहीं, कभी किसी की बुद्धि फिर गई ऐसा सम डाल सकता है। लेकिन इसलिए मैं क्या कॉन्सेप्ट पूरा बता रख रहा हूं, अगर कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी होगा तो अपने आप तुम लोग हैंडल भी कर पाओगे। लेकिन अभी तक इन लोगों ने ऐसा सम डाला नहीं है कि एडवाइस दी कंपनी एज टू वेदर कंपनी शुड गो फॉर स्लम सेल और नॉर्मल सेल एसेट वाइज प्राइसिंग। वो एडवाइस करने वाला सम आज तक आया नहीं, लेकिन आ गया तो अपने को आना चाहिए। बट टेल मी, लेट मी सी तुम लोग आंसर क्या है, विच इज बेटर स्लम सेल और एसेट वाइज? कांट से ना, वही तो फिर वही यही टेस्ट करा था। ये तरीका होता है आंसर देने का, ये तरीका आंसर देना बिहेवियर। आंसर कैसे देना चाहिए, डिपेंड्स डिपेंड्स। हाँ, यूजुअली चांसेस है कि स्लम सेल विल बी बेटर। स्लम सेल के बेटर होने के चांस क्या मालूम है कि उसमें इंडेक्सेशन ही खोना पड़ता है ना, और इंडेक्सेशन के कैरेक्टर्स थोड़े कम ही होते हैं, मोस्टली एसेट्स सब डेप्रिशिएबल ही होते हैं ना। हाँ, तो ऐसा बोले बोल दो कि ज्यादातर स्लम सेल बेटर होने का चांस है, लेकिन कांट से, इट डिपेंड्स अपॉन द फिगर्स एंड द टाइप ऑफ एसेट अ कंपनी हैज, उस पर डिपेंड करता है। बड़े बड़ी बड़ी कंपनियों का प्लानिंग का मैटर है। और सुनो, स्लम सेल की बात खाली यूनिट बेचते टाइम में नहीं होती है, अरे कभी कभी अपना पूरा का पूरा कंपनी बेच रहा हूं मैं। अरे दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल कि यूनिट बेचा है। मैं ऐसा एग्जांपल भी ले सकता, एक्स लिमिटेड अपना पूरा का पूरा कंपनी बेचने के लिए आ गई है, तो भी स्लम सेल हो सकता है। ओके, लुक हियर, स्लम सेल के कैलकुलेशन में एफईओसी में क्या लेते हैं हम लोग, लमसम प्राइस, लेकिन उसमें चीटिंग हो सकती है। क्या चीटिंग होगी मालूम है, मैंने किसी के साथ मेरी डील की है कि मेरा पूरा बिजनेस आप लेके जाओ, 5 करोड़ रुपया दे दो, लेकिन चेक में खाली 1 करोड़ ही देना, बाकी उससे मैंने कैश में लिया है। अरे पूरा धंधा मैंने बेचा है 5 करोड़ में, लेकिन उससे चेक में कितना ले रहा हूं, 1 करोड़, बाकी का 4 कैश में लिया है। कैश में लिया किसी को पता ही नहीं है, और मैं ऐसे पोर्ट्रे करूंगा एज इफ मैंने धंधा 1 करोड़ में बेचा है। और स्लम सेल में तो क्या एक झुंड में इतनी सारी चीजें गई है ना, पता भी नहीं चलेगा। और जैसे आज मैं इसके लिए बोलूं, जैसे मान लो एक कोई जमीन है और बोलूं हाँ इसको लाख रुपए में बेचा है, तो मालूम पड़ता लाख रुपए की जमीन होती है कोई, वो पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड चीज है ना, और एक आइडेंटिफाइड चीज की चीज देख के वैल्यू समझती है यार। लेकिन इधर क्या है, सब अंधेरे में होता है ना। स्लम सेल के नाम पे झुंड में लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इतनी सारी चीज हमने बेची है ना, तो वो 1 करोड़ एक बार तो सुनने में सही लगेगा कि अपने को क्या मालूम धंधे के अंदर क्या क्या है। नो डाउट अगर डिटेल कार्रवाई गवर्नमेंट करेगी तो पता चलता है, एक बार इजीली नहीं मालूम पड़ता ना। जैसे लैंड, ये लैंड तो अगर मैं ऐसे कुछ भी दिखा दूं, मतलब लैंड की करोड़ों में वैल्यू होती है, और मैं बताऊं 2 लाख में बेचा है, 3 लाख में बेचा है, 50,000 बेचा है, सीधा मालूम पड़ता फेंकता है, चीटिंग कर रहा है, क्योंकि लैंड एक स्पेसिफिक चीज बेच रहा हूं ना। लेकिन स्लम सेल में क्या होता है, कोई स्पेसिफिक चीज बेच रहा हूं कि ग्रुप ऑफ एसेट्स बिलोंगिंग टू अ बिजनेस, डेटा, स्टॉक, मशीन, फर्नीचर, सो मेनी कंप्यूटर्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो उसमें अपने क्या छोटा मोटा प्राइस दिखाते हैं ना, तो शायद जेन्युइन भी दिख जावे, क्योंकि इतनी सारी चीजों में क्या मालूम पड़ेगा कि उसकी असली वर्थ क्या है, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट नहीं मालूम पड़ता। लैंड का अगर कोई छोटा मोटा वैल्यू दिखा तो देख के मालूम पड़ता है कोई लैंड इतने का थोड़ी बेचता है, लैंड का कुछ तो वैल्यू होता है कि नहीं। लेकिन इधर लैंड एक पर्टिकुलर चीज थोड़ी है, स्लम सेल में इट्स अ झुंड ऑफ एसेट्स, तो उसका मैं 1 करोड़ रुपया, मतलब 5 करोड़ में बेच के 1 करोड़ भी दिखाऊं ना, तो भी एक बार जेन्यून लग सकता है।
हाँ, अनलेस डिटेल में कोई घुस घुस के झाक जाके पता लगे तो अलग बात है, लेकिन एक बार समझ लो ना, गवर्नमेंट इतना ध्यान नहीं दे रही है, तो 1 करोड़ में छोटा अमाउंट दिखा भी दू ना तो गवर्नमेंट लल्लू बन सकती है। इनफैक्ट लल्लू बनी है कई सालों तक। तब गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले अमेंडमेंट निकाला कि स्लम सेल में ना तुम जो प्राइस डिक्लेयर करोगे ना, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। हम तुम्हारे धंधे की वैल्यूएशन करेंगे एंड तुम्हारे धंधे का क्या प्राइस होना चाहिए हम फाइंड आउट करेंगे, फिर देखेंगे तुम कितना डिक्लेयर कर रहे हो। ज्यादा डिक्लेयर कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन कम दिखाया तो नहीं चलेगा। अरे पहले गवर्नमेंट का जख्म फील किया, गवर्नमेंट को बहुत लोगों ने मामू बनाया ऐसा, क्या करके, मतलब 5-5 करोड़ की डील करके भी 1 करोड़ का कंसिडरेशन दिखा है और गवर्नमेंट एक बार मान भी ली। और एक बार इजीली इसमें लल्लू क्यों बन सकता है, मैं कब से यही तो प्रूव कर रहा हूँ क्यों इजीली लल्लू बन सकता है। तो 1 करोड़ में हमने कोई पर्टिकुलर वस्तु बेची है कि ग्रुप ऑफ एसेट्स, एंड इन अ ग्रुप ऑफ एसेट वी डोंट नो कि उसका रियल वर्थ है कि नहीं। व्हेन इफ इट इज एन इंडिविजुअल आइटम, जैसे मैं बोलूं मार्कर बेचा है तो मार्कर की औकात ही है 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। जमीन बेची तो उसकी जमीन की औकात देके समझता ना। लेकिन इधर तो क्या इतने सारे एसेट्स में 1 करोड़ भी शायद सच्चा लगे, लेकिन बेचने वाला 5 करोड़ लेके बैठा है। तो ऐसा गवर्नमेंट के साथ बहुत बार धोखा हुआ है, इसलिए इन लोग ने रूल बनाया। क्या रूल बनाया बताओ, अभी कंक्लूजन क्या बताओ। वॉट एवर प्राइस यू डिक्लेयर वी विल नॉट बिलीव इट, वी विल कंपेयर इट विथ द वैल्यू ऑफ योर बिजनेस। मीन्स जैसे मेरे एग्जाम्पल में हमने क्या बेचा था, डिवीजन आर, तो डिवीजन आर का तुम्हारा क्या रियल वर्थ है, उसके लिए कितने पैसे तुमको मिलने चाहिए वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंड फिर देखेंगे तू कितना बता रहा है। अगर तू उसके मुकाबले ज्यादा दिखा रहा है तो वेलकम, कम दिखाया तो नहीं चलेगा, क्यों कम दिखाया मतलब एफईओसी कम कर रहा है ना तो नहीं चलेगा। तो इसका पता है फॉर्मूला है, लुक हियर, एक्चुअल consideration declared by the assessee and fair market value of the undertaking, fair market value of the undertaking। मेरे एग्जाम्पल में डिवीजन आर को बेचा था ना, उस डिवीजन आर का वैल्यूएशन होगा, उसको बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द अंडरटेकिंग एज पर रूल। ये देखो क्या लिखा है, 11 यू ए ई, ये अल्फाबेट से सब, यूएई दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऐसे याद रखो। अरे यूएई है ना, यूके यूएस, यूएई यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बट रूल नंबर क्या, 11, रूल 11 यूएई। अरे उसमें एक मेथड दिया है कि अपने डिवीजन आर का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, वो मैं बताऊंगा, लेकिन इन दोनों के मुकाबले वी विल टेक द वन विच इज हायर। जैसे मैंने अभी बताया था ना, हाँ मैंने धंधा 1 करोड़ में बेचा है, मैंने डिक्लेयर किया है कि मैंने अपना पूरा धंधा लमसम में 1 करोड़ में बेच दिया, ये तो मैं बता रहा हूं ना। लेकिन क्या पता बंदे ने 1 करोड़ में चेक लेके बाकी कैश में ले लिया होगा, तो इन लोग क्या करेंगे, मेरे धंधे का वैल्यूएशन करेंगे और वैल्यूएशन करके मालूम पड़ा कि उसका तो 4 करोड़ वैल्यूएशन निकल रहा है। तो भाई तूने 1 करोड़ चीटिंग करने को दिखाया है, फिर 1 करोड़ को मानेंगे नहीं। बोले नहीं सच्ची कसम से मेरे बैंक अकाउंट में देखो 1 करोड़ का चेक मिला है, वो तो चेक 1 करोड़ का मिला होगा, कैश में क्या मिला किसको मालूम। चीटिंग तो ऐसे ही करते हैं ना लोग यार। इसलिए क्या अपना 1 करोड़ को गवर्नमेंट रिजेक्ट करके क्या करेगी, 4 करोड़ को इधर एफईओसी मिलेगी। अरे 4 करोड़ कैसे निकाला है बताऊंगा, तैयारी करके रखिए मेरे साइड में। बट वो 4 करोड़ इज द ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ माई बिजनेस। उसका 4 करोड़ तो मिलना ही चाहिए था, और बाद में मैं कह के थक गया कि 1 करोड़ ही मिला है, तो भी उन लोग मानेंगे नहीं। हाँ अगर 1 करोड़ की जगह मैंने 11 करोड़ बताया ना, हाँ तो सही है। या तूने जब 11 करोड़ लिया है तो सही बोल रहा है ना, तू सही बोल रहा है, फिर ये तो 4 करोड़ ऐसे फालतू है। ऐसे सब हमने अपने मन से अंदाज से निकाला था, अंदाजा तो गलत भी हो सकता है ना, फिर 11 करोड़ सही है। अरे मतलब फॉर्मूला क्या है, दोनों में से विच एवर इज हायर, तो ये विच एवर इज हायर वाली चीज बनेगी एफईओसी। ओके तो अभी लुक हियर, एक बार मैं इसको 1 करोड़ अज्यूम कर रहा हूँ, 1 करोड़ है, तो 1 और 4 में तो बड़ा कौन सा, 4 है ना। लेकिन ये 4 करोड़ कैसे आता है,
वो भी बैलेंस शीट से ही आता है। ये दो बैलेंस शीट, कैन यू सी द बैलेंस शीट? उसके लिए अपने को रूल 11 यूएई ने अपने को सिखाया है कि एसेट साइड में अगर ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हुआ तो उसका अपने को फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ना है। क्या बोला? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क एंड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। मतलब तुम्हारे बैलेंस शीट में अगर ज्वेलरी, शेयर्स वगैरह है तो उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है उतना तो आपको मिलना ही चाहिए। खैर हमने अकेले शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को नहीं बेचा है, आखा का आखा धंधा बेचा है, लेकिन अपने उसकी ट्रू वैल्यू निकालने के लिए ऐसे एडवाइस कर रहे हैं। ठीक है, आपने डील लमसम में की ना, करो डील, लेकिन अपने को ट्रू वैल्यू तो एसेट वाइज ही निकालनी पड़ती है ना यार। तो एसेट्स में अगर ज्वेलरी है, आर्टिस्टिक वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क क्या होता है? डबसा, अरे डबसा बोला था मैंने, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट। अब इसमें इन लोग ने आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन बोला नहीं, लेकिन अंडरस्टूड वो भी आ जाना चाहिए। इन लोग ने रूल 11 यू ए ई में आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन का जिक्र नहीं किया है, बट अंडरस्टूड है ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल, आर्टिस्टिक वर्क सब एफएमबी पे वैल्यू होगा। इवन शेयर्स एंड सिक्योरिटी, अरे शेयर्स एंड सिक्योरिटी मतलब अपनी कंपनी ने कोई दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, उसका फेयर मार्केट वैल्यू। फिर ये क्या लिखा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जितना तो प्राइस होना ही चाहिए। अरे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज काइंड ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ओनली इन द दुनिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर बाकी सब एसेट्स का बुक वैल्यू और आउटसाइड लायबिलिटीज का भी बुक वैल्यू। ये मेथड से जो आता है ना, इसको बोलते फेयर मार्केट वैल्यू एज पर रूल 11 यूएई। ये 4 करोड़ था मेरा। 4 करोड़ कैसे निकाला था मैंने? एफएमवी ऑफ जस्ट क्या होता है? जस्ट की एफएमवी, ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क एंड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का एफएमवी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अदर एसेट्स का बुक वैल्यू, आउटसाइड लायबिलिटीज का बुक वैल्यू माइनस करना है वो। फिर ऐसे करके मेरा 4 करोड़ आ गया। अब कितने लोग को नींद के नशे में कंफ्यूजन क्या होगा? अरे अभी तो बैलेंस शीट ड्रॉ करके कुछ किया ही था ना, वो नेटवर्थ थी, कंफ्यूजन हो इसलिए मैंने वो भी बनाया है। ये देखो, इधर हम 2 चीज निकाल रहे हैं। एक धंधे का कॉस्ट क्या है और धंधे के लिए मिलना क्या चाहिए। सी कॉस्ट इज जो मैंने इंकर की है, और ये क्या है? जो मैं डिजर्व करता हूं। अरे आज मैं धंधा बेचूं तो मैं क्या डिजर्व करता हूं मालूम है? मेरी जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज है उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो मुझे मिलना ही चाहिए। मेरे पास जो जस है उसका एफएमवी तो मिलना ही चाहिए। हाँ, बाकी रद्दी एसेट्स का बुक वैल्यू तो मिले। अरे इतना मिलना चाहिए, मतलब वो हिसाब से 4 करोड़ मिलना चाहिए। और मैं अगर बोल रहा हूँ 1 करोड़ ही मिला है तो झूठ बोल रहा हूं मैं। फिर 4 करोड़ को बेच ले लेंगे। और अगर मैं बोलूं मुझे 11 करोड़ मिल रहा है तो अच्छा है, अच्छी डील क्रैक करके आया यार, ले ले 11 करोड़, फिर 11 ही लेना इधर। बट सी ये फिगर क्या था मालूम है? इतना मुझे बेचूं तो मिलना चाहिए, लेकिन नेट वर्थ क्या होता है बताओ? वो तो मेरी कॉस्ट है। इधर देखो, ये नेट वर्थ है इधर। हाँ, ये क्या था? नेट वर्थ। अब बताओ ये कैसे आता है? अरे नेटवर्थ कैसे आता है बताओ? नेटवर्थ, ये नीचे वाली बैलेंस शीट देखो ना। नेटवर्थ में डेप्रिशिएबल एसेट्स का WDV एज पर इनकम टैक्स, अदर एसेट्स का बुक वैल्यू, आउटसाइड लायबिलिटीज का बुक वैल्यू। अब कितने लोगों को लगता है सब सेम ही रहे? कहां सेम है? इधर कहीं पर भी मार्केट वैल्यू लिए। सी चीजों पे जो मैंने कॉस्ट इंकर की है ना, सुनो ना, कॉस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बुक वैल्यू, लेकिन उससे मुझे मिलना क्या चाहिए? वो तो फेयर मार्केट वैल्यू है ना। सी तुम लोग अंदर जाके भी है ना, ऊपर ऊपर से देखो, ये थोड़ा बुकिश वैल्यू है, ये फेयर मार्केट वैल्यू है। बुकिश वैल्यू इज माय कॉस्ट इंकर्ड, वो इधर आ रहा है नेटवर्थ में।
और मुझे मिलना क्या चाहिए वो तो मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करता है ना यार। तो इधर मैंने मोटा मोटी सब मार्केट वैल्यू लिया ना, इधर भी बुक वैल्यू दिख रही है, लेकिन एक बार इतना डिटेल में मत देखना, ब्रॉड व्यू देखो। इधर ब्रॉडली मैंने क्या लिया है, मार्केट वैल्यूज, इधर क्या लिया है, बुकिश वैल्यू। वो क्या भाई, काम करो, मुकाबला हो जाए, डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस एंड दिस। ये दिस का कोई नाम है कि नहीं, क्या हुआ, डिस्टिंक्शन बिटवीन, ढंग से बोलना, मैं नहीं पढ़ूंगा आगे, बढ़ाऊंगा आगे नहीं। एफएमवी एज पर रूल 11 यूएई एंड नेटवर्थ। तो कॉमन बात क्या है, दोनों में बैलेंस शीट लेके बैठना पड़ता है। लेकिन जब एफएमवी एज पर रूल 11 यूएई निकालते तब हम लोग क्या करते बताओ, जस्ट जैसी चीजों का एफएमवी लेते, इमूवेबल प्रॉपर्टियों का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते, अदर एसेट्स का प्लेन बुक वैल्यू, आउटसाइड लायबिलिटीज तो इधर ही बुक वैल्यू, इधर ही बुक वैल्यू है। लेकिन ये डिफरेंस नोटिस किया, इधर है ना, जैसे जस्ट क्या, जस्ट जैसी चीज इधर कहाँ होगी बताओ, ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क एंड शेयर्स एंड सिक्योरिटी अदर है, मतलब बुक वैल्यू पे लिया है। वही जस्ट जो इधर एफएमवी पे बैठा है, इधर हम लोग ने उसको, इधर में जस्ट लिखा नहीं, उसका मतलब नहीं, जस्ट जस्ट तो है ही ना मेरे पास, लेकिन अदर में आ गया, मतलब उसकी बुक वैल्यू पकड़ी है। फिर बताओ, इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर लैंड होगा ना तो अदर एसेट्स है, नॉन डेप्रिशिएबल होता है ना, तो बुक वैल्यू में आ गया। बिल्डिंग है तो डेप्रिशिएबल इधर आ गया, WDV एज पर टैक्स। लेकिन इधर भाड़ में गया, HDV ही लेना है, चाहे लैंड हो, सी लैंड मतलब खुला खुला लैंड, ऊपर खुला खुला आसमान, वैसा खुला खुला लैंड इज नॉन डेप्रिशिएबल। जो नीचे वाली बैलेंस शीट है बुक वैल्यू पे आ रहा है, लेकिन ऊपर तो लैंड होने के नाते HDV आ रहा है। फिर बिल्डिंग, चार दीवार छत, उस पर तो डेप्रिशिएशन आता है ना, तो नीचे वाली बैलेंस शीट में बोल जल्दी, WDV एज पर इनकम टैक्स ले रहे, लेकिन ऊपर वाली बैलेंस शीट में बिल्डिंग मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी HDV ले रहे। और इधर अदर एसेट्स है ना, बुक वैल्यू है ना, जो बुक्स में वैल्यू है रिवैल्यूड तो रिवैल्यूड ही लो। इधर रिवैल्यूएशन घाटा, चल रिवैल्यूएशन घाटा, इधर रिवैल्यूएशन घाटा वाला पॉइंट नहीं है, बुक्स में आपने डाला है ना तो बस वो आपका वर्थ है। आपने किसी एसेट को रिवैल्यू करके 100 का अगर 120 बनाया है ना, तो उसका रियल वर्थ है ना, तो उतना मिलना भी चाहिए ना आपको। सी ये बैलेंस शीट क्या बता रहा है कि मैं धंधा बेचूं तो मुझे मिलना कितना चाहिए। तो अगर मैंने अपने एसेट को 100 से 120 बनाया भी है, क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे उतना मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए ना। तो एफएमवी के कैलकुलेशन में रिवैल्यूड फिगर लेंगे, लेकिन इधर हम लोग इसको कॉस्ट बना रहे हैं ना, एंड कॉस्ट तो वो है जो हमने सच में इंकर की है। तो 100 के एसेट को अगर मैंने 120 किया भी है तो इंकर तो 100 ही किया है ना, तो इधर प्लेन 100 लेना पड़े, क्योंकि इधर कॉस्ट बना रहे हैं। सी लॉजिक से डाइजेस्ट नहीं तो तुम लोग बोले ये क्या है, इधर रिवैल्यूएशन निकालने का बोले, इधर ना बोल रहे, क्यों नहीं, क्यों निकालो बताओ इधर रिवैल्यूएशन। इधर रिवैल्यू किया है टू ब्रिंग इट टू द फेयर वैल्यू ना, तो फेयर वैल्यू इज व्हाट आई शुड रिसीव आल्सो ना। ये एफईओसी इज व्हाट, दिस इज द ट्रू वैल्यू व्हिच आई शुड गेट फॉर माय धंधा। लेकिन नेटवर्थ तो क्या है, अपनी कॉस्ट है। अब कॉस्ट में रिवैल्यूड फिगर क्यों लेना है, 100 के एसेट को तुमने 150 बनाया, लेकिन इंकर तो 100 ही किया है ना, तो 100 ले चुपचाप इधर। अरे ये एक और डिस्टिंक्शन हो गया कि इधर रिवैल्यूएशन विवैल्यूएशन का इफेक्ट निकालने का, इधर वो सब होशियारी मत मार, रहने दे। और क्या डिस्टिंक्शन नोटिस कर रहे हो, हाँ एज पर इनकम टैक्स ले रहे। जैसे सुनो, एक मशीनरी होती है, मशीनरी, मशीनरी को देखो, मशीनरी ऊपर की बैलेंस शीट में कहा है, इधर किधर है, मशीनरी किधर है, मशीनरी मशीनरी मशीन अदर एसेट्स है, बुक वैल्यू एंड बुक्स में तो एज पर अकाउंट्स हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर, रहने दो ना, रहने दो, एज पर अकाउंट्स तो एज पर अकाउंट्स सही। लेकिन वही मशीनरी नीचे वाली बैलेंस शीट में आती है तो एज पर इनकम टैक्स ले रहे। और ये भी डिफरेंस नोट वर्दी है कि नहीं, क्या क्या डिफरेंस नोटिस किया हमने बताओ। पहला, जस्ट जैसी चीज जो ऊपर वाली बैलेंस शीट में एफएमवी पे बैठी है, यहां तो कहीं दिख ही नहीं रहे, तो अदर एसेट तो बुक वैल्यू पे आ गया। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें एक लैंड हो सकता है और एक बिल्डिंग हो सकता है,
लैंड है तो ऊपर तो एचडीवी पे, नीचे अदर एसेट्स द बुक वैल्यू है, और बिल्डिंग है तो ऊपर तो एचडीवी है लेकिन नीचे डेप्रिशिएबल एसेट के चक्कर में डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स है। फिर अदर एसेट इधर रिवैल्यूड है तो रिवैल्यूड फिगर पे ले लो, इधर रिवैल्यूड है तो रिवैल्यूएशन को निकाल दो। फिर डेप्रिशिएबल एसेट्स इधर अपने को सब डब्ल्यूडीवी एज पर टैक्स बोला है, लेकिन इधर तो डेप्रिशिएबल एसेट्स का कोई अलग खाचा ही नहीं बना है। दिख रहा है डेप्रिशिएबल किधर है? अदर एसेट्स में आ गए बुक वैल्यू के चक्कर में, वो भी बुक वैल्यू पे आ रहे हैं। और तो उसमें डिफरेंस क्या हो गया? बुक्स में तो डेप्रिशिएबल एसेट को एज पर अकाउंटिंग डेप्रिशिएशन बुक वैल्यू निकाली तो रहने दो ना। इससे ये डिस्टिंक्शन से मैं तुमको रियलाइज करवा रहा हूं भाई, दोनों अलग दुनिया है और याद करना कोई बड़ा टेंशन नहीं है। इसके लिए ये बैलेंस शीट छाप लो दिमाग में, ये तो छप गई है ऑलरेडी नेटवर्थ वाली, ये एफएमवी की बैलेंस शीट है। मतलब ये ऐसे टोटल ये देखो बेस्ट बताऊं, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो इसको मैं ऐसे ब्रैकेट कर रहा हूँ, ये फिगर किधर आएगा देखो ना, इधर जल्दी देखो क्या कर रहा हूँ, इधर आएगा। और ऐसे करके जो फिगर है किधर आएगा? इधर आएगा। फील लो ना, देखो ये इधर आएगा, इधर, और ये इधर आएगा। तुम लोग समझो मैंने ऐसे ड्रॉ ही क्यों किया इस स्टाइल में, ताकि कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं बचना चाहिए। नहीं तो मैं इंडिविजुअली ये पढ़ाता ना, भयंकर कंफ्यूजन हो जाता। लेकिन इधर टोटल अप्रोच में क्या सब क्लैरिटी है। ये बैलेंस शीट में थिंकिंग अलग है, ये बैलेंस शीट में अपनी थिंकिंग क्या है, मुझे अपने धंधे के लिए क्या मिलना चाहिए। तो अगर रिवैल्यू करके कुछ रिवैल्यूड फिगर दिखा है तो उतना मुझे मिलना भी चाहिए ना। तो दिस बैलेंस शीट शोज कि अपने को क्या मिलना चाहिए, और ये बैलेंस शीट डजंट शो के क्या मिलना चाहिए, मेरी कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट क्या लगी है। और कॉस्ट तो प्लेन बुक वैल्यू अनरिवैल्यूड, रिवैल्यूड वाली नहीं, विदाउट रिवैल्यूएशन वाली। और डेप्रिशिएबल एसेट्स का प्योर इनकम टैक्स का डब्ल्यूडीवी, वही अपनी कॉस्ट बनेगी। और इधर एफएमवी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्यों लू? क्योंकि ये थोड़ी मेरे को अपने जानना है कि मुझे क्या मिलना चाहिए, ये तो मेरा कॉस्ट है। हाँ, ऊपर में एफएमवी कॉन्सेप्ट है बिकॉज दैट शोज कि अपने को क्या मिलना चाहिए। तो बस, और एक सेकेंड, ये अपने ना एफएमवी निकाल रहे हैं, शायद ये पूरी एक्सरसाइज वेस्ट जाएगी अगर एक्चुअल कंसिडरेशन ज्यादा हुआ तो। अरे दोनों में से भी विचर हायर लेना ना, लेकिन सब में तो इन लोग क्या करते बताओ, एक्चुअल छोटा ही लेंगे और एफएम भी थोड़ा हायर आएगा, तो इंपॉर्टेंस आ जाता है ना। इन दिनों में ये ज्यादा पूछ रहे हैं इन लोग। स्लम सेल तो सदियों से फेमस है पास्ट पेपर्स में, लेकिन जब से ये आ गया और फेमस हो गया है कि इन लोग को ये भी टेस्ट करने मिलता है। इधर मेरे को रिकैप बताओ, स्लम सेल में क्या क्या पॉइंट्स है मेन, इसी में पूरा रिकैप हो जाएगा। क्या क्या पॉइंट्स याद करने लायक है बताओ। मैं जो पूछूं उसका आंसर देते हो ना। शॉर्ट लॉन्ग कैसे डिसाइड करना है? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द अंडरटेकिंग अप टू द डेट ऑफ स्लम सेल। ओके, अब उसमें लॉन्ग टर्म डिसाइड हुआ तो इंडेक्सेशन करना है क्या? नहीं करना। ओके, फिर नेटवर्थ कैसे निकालेगा, निकालना है ऐसे, उसमें डेप्रिशिएबल एसेट्स का डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स, और वो इन लोग अगर नहीं देंगे तो फाइंड कैसे करना पड़ेगा? इंडिविजुअली, क्योंकि अपने पूरी कंपनी में से कोई एक यूनिट ही बेचे होंगे तो अपने को तो उस यूनिट स्पेसिफिक डब्ल्यूडीवी चाहिए ना। और जो एक्चुअल डब्ल्यूडीवी होता है पूरे ब्लॉक का, पूरे कंपनी का होता है। तो अपने को इंडिविजुअली जो जो एसेट स्लम सेल में गए हैं उनका डब्ल्यूडीवी वर्कआउट करना पड़ेगा, और उसमें इतने सालों का डेप्रिशिएशन काटते टाइम गए साल तक का डेप्रिशिएशन काटना है। तो ये अपने को कई सम्स में निकालना पड़ता है डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स। और उसमें भी डेप्रिशिएबल एसेट अगर कोई 35 एडी वाला है तो जीरो। ऊपर ऐसा नहीं था, ये नोटिस किया? ऊपर 35 एडी वाला है तो क्या है, 35 एडी वाले का बुक्स में जो वैल्यू है तो उतना तो मिलना ही चाहिए ना, बेचो तो। हम लोग उसकी इज्जत उतार के नील कर देते क्योंकि उसका डिडक्शन मिल चुका है, लेकिन बेचे तो उसका नील भाव थोड़ी मिलेगा। तो ऊपर वाली बैलेंस शीट में नील नहीं करना है, लेकिन नीचे वाली बैलेंस शीट में अगर डेप्रिशिएबल एसेट में कोई 35 एडी वाला एसेट है तो उसको तो नील भी करना पड़ता है, क्योंकि उसका डिडक्शन पूरा मिल चुका है, तो कॉस्ट इज अज्यूम्ड एज नील। और ऊपर वाली बैलेंस शीट में क्या आएगा बताओ? अरे 35 एडी एसेट्स किधर है? इन सब में थोड़ी 35 एडी मिला होगा, तो ये अदर एसेट्स है, बुक वैल्यू।
और अगर बिल्डिंग जैसा होगा तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, बट इट विल नॉट बी निल। फिर सेल्फ जनरेटेड एसेट्स हुआ तो इसमें निल, लेकिन ऊपर वाली बैलेंस शीट में सेल्फ जनरेटेड हुआ तो भी जो बुक वैल्यू वो लेना पड़ेगा, बुक वैल्यू है ना। एंड फिर इधर अदर एसेट्स में रीवैल्यू किया हुआ है तो रीवैल्यूएशन का इफेक्ट निकालना पड़ेगा। और ऊपर तो दिख रहा है वही बस, तो बस इसे सब पॉइंट आ गए, इसके अंदर ही सब दिख जाता है। पूरा स्लम सेल का थियरी इसमें पैक हो गया, खाली शॉर्ट लॉन्ग का बता दे बस, खत्म, स्लम सेल इज ओवर।